हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज़ूलॉजी यूनिट 3 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है आपका, डीएनए के रासायनिक संगठन एवं उनके जैविक महत्व की व्याख्या कीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए। तो ये फटाफट से देख लेते हैं। एंड गाइस ये इंपॉर्टेंट है फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, और इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कभी कभी घुमा के पूछ लेता है कि भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या है, ये श्रृंखलाएं आनुवांशिक पदार्थ बनाने में किस प्रकार भाग लेती हैं, अपने प्रश्न के उत्तर की व्याख्या संरचनात्मक सूत्रों द्वारा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप आंसर लिखेंगे। आंसर में लिखना क्या है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में डीएनए तथा आरएनए 2 न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका, जो भी जीवित है कोशिका है, उसमें क्या डीएनए और आरएनए आपका मिलता है। हम में, आप में, जानवरों में, सब में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, जबकि आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया के क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं तथा समस्त जीवों में उनके आनुवांशिक संगठन का नियमन करते हैं। क्या करते हैं? आनुवांशिक चीजें जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, उनका क्या करते हैं? नियमन करते हैं। आकार की यानी मार्फोलॉजी, डीएनए अत्यधिक आणविक भार वाला धीर अणु है, जिसका आणविक भार कई लाख तक होता है। अब अगर इसके शेप एंड साइज की बात करें तो इसकी जो शेप है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबे व सर्पिलाकार रूप में कुंडलित असंख्य तंतुओं के समान होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में डीएनए वृत्ताकार आकृति का होता है। ठीक है, कैसा होता है? वृत्ताकार आकृति का होता है। अब अगर इसके केमिकल कंपाउंड्स की बात करें या फिर केमिकल संगठन, रासायनिक संगठन की बात करें, तो रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जो डीएनए है वो 3 भिन्न प्रकार के यौगिकों से बना होता है। अब कौन कौन से यौगिक हैं? फर्स्ट है आपका सकरा, डीऑक्सीराइबोज सकरा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, एंड थर्ड है हमारा नाइट्रोजेनेसिस क्षार। तो जो नाइट्रोजेनेसिस क्षार होती है ये 4 नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक हैं। फर्स्ट है आपका एडेनिन, सेकेंड है थाइमीन, थर्ड है साइटोसिन और फोर्थ है ग्वावनीन। अब भाई ग्वावनीन की बात करें तो जो ग्वावनीन होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। ए प्यूरिन, ये 2 रिंग वाले नाइट्रोजन में यौगिक हैं, और एडेनिन व ग्वावलीन प्यूरिन हैं, और इनमें क्रमशः ए तथा जी द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? ए और जी के द्वारा, एडेनिन और ग्वावनीन को। अब भाई इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, पिरिमिडीन्स। तो पिरिमिडीन, साइटोसिन तथा थाइमीन पिरिडमीन हैं। ये एक रिंग वाले यौगिक हैं। इनको हम टी द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? टी द्वारा निरूपित करते हैं। अब एक हेडिंग डालिएगा, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारों का आणविक अनुपात। तो डीएनए के रासायनिक विश्लेषण से 3 मूलभूत तथ्यों का पता चलता है। कौन कौन से तथ्य हैं? फर्स्ट है आपका, डीएनए अणु में प्यूरिन तथा पिरामिडीन अवयव सदैव समान मात्रा में होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप आंसर टिक कर सकते हैं कि भाई दोनों ही इक्वल होते हैं। सेकेंड है एडेनिन। तो एडेनिन में आपको पॉइंट दिया है, एडेनिन को हम किससे? ए से प्रेजेंट करेंगे की मात्रा थाइमीन 1 के तथा साइटोसिन सी की मात्रा ग्वावनीन जी के बराबर होती है, अर्थात HOA इजिकल्स टू टी तथा G इजिकल्स टू C। ठीक है, किसके बराबर किसकी मात्रा है? आपको साइन में पहले ही बता चुकी हूँ कि किसको किस साइन से प्रेजेंट करते हैं, एंड इस लाइन में सारे साइन आपको दे भी रखे हैं। ग्वावनीन को G से करते हैं, साइटोसिन को C से करते हैं, एडेनिन को A से करते हैं। आपका थर्ड पॉइंट है, विभिन्न वर्गों के जीवों के डीएनए में क्षार अनुपात AT या फिर G+C अलग अलग होता है।
फिगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, किंतु एक ही जाति के विभिन्न जीवों में यह मात्रा सदैव नियत होती है। डीएनए का यह अनुपात जीवों की जातियों को निर्धारित करने में सहायक होता है। तो आपका जो फोर्थ वाला पॉइंट है गाइस, यही इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो आपको फिगर देना है और फिगर में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और ये फॉस्फोरिक एसिड। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन सिंपल सा है। सारे फॉर्मूले लिख लेना, आपस में जोड़ देना और नाम से प्रेजेंट कर लेना। और गाइस फिगर बनाना मत छोड़ना, ठीक है। फिगर से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। जो आता है वो जरूर बनाइए, थोड़ा बहुत जितना भी आता है विथ हेडिंग। एंड इसके बाद हमारा ए, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियो HNC CH3 साइट्स, ठीक है। फॉर्मूला दे रखा है। तो गाइस डीऑक्सीराइबोस शर्करा का एक अणु नाइट्रोजनी बेस के एक अणु से जुड़कर डीऑक्सीराइबोसाइट्स बनाता है। इसके न्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सीराइबोट में डीऑक्सीराइबोस शर्करा के प्रथम कार्बन परमाणु नाइट्रोजनी बेस के प्रथम परमाणु यानी पायरिमिडीन्स में तथा 9th कार्बन प्यूरिन्स में, 9th कार्बन कौन है? प्यूरिन्स है, से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजनी बेस 4 प्रकार के होते हैं, अतः डीएनए में HH2 प्रकार से होते हैं। फिगर आप ये देख सकते हैं, इसमें फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस दिया गया है। न्यूक्लिक में डीऑक्सीथाइमीन प्रेजेंट किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा OHH फिग। तो इसका फिगर एक न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीथाइमिडीन भी 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोस साइट्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बी है न्यूक्लियोटाइड्स। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के डीऑक्सीराइबोस को 5वां कार्बन एस्टर बॉन्ड द्वारा फॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु के साथ जुड़कर राइबोटाइड बनाता है। यह न्यूक्लियोटाइड है। 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस के आधार पर न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 प्रकार के होते हैं। इनको तालिका में दिखाया गया है। ये न्यूक्लियोटाइड्स निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा डीऑक्सीडेनिलिक एसिड एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट फॉर्मूला है डीऑक्सीडेनिलिक एसिड ग्वानिन डीऑक्सीराइबोस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीडेनिलिक एसिड साइटोसिन डीऑक्सीराइबोस फॉस्फोरिक एसिड। डीऑक्सीडेनिलिक एसिड फिर थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस ये वाली चीज़ है ना आपकी, ये चेंज हो रही है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप ये वाला फिगर दे सकते हैं। इसमें आपको बॉन्ड दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोरिक एसिड का अणु एस्टर बंधन द्वारा डीऑक्सीराइबोस अणु के 5वें कार्बन परमाणु से जुड़ता है। अब संलग्न न्यूक्लियोटाइड्स एक न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फेट अणु तथा दूसरे के शर्करा अणु के बीच फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा परस्पर जुड़कर एक शर्करा फॉस्फेट श्रृंखला बनाते हैं। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। फॉस्फेट अणु अगले न्यूक्लियोटाइड्स के डीऑक्सीराइबोस के 3रे कार्बन होन परमाणु से जुड़ता है। नाइट्रोजेनेसिस 4 डीऑक्सीराइबोस के प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ता है। वहीं पर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण और एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। विभिन्न जीवों में डीएनए अणुओं में इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम अलग अलग रहता है। फिगर आप ये दे सकते हैं। इसके बाद आपका अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला के एक सिरे की शर्करा का C3 तथा दूसरे सिरे की शर्करा का C5 किसी भी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ते। इसके क्रमशः 3 से 5 सिरे होते हैं। ये श्रृंखला सीधी ना होकर कुंडली के रूप में होती है।
अब इसके बाद आ जाता है हमारा डीएनए के जैविक महत्व यानी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए। तो फर्स्ट है आपका डीएनए पुनरावृत्ति की क्रिया अत्यधिक यथार्थ परिशुद्धता होती है। नेक्स्ट है डीएनए पर्याप्त रूप से स्थायी रचना है तथा इसमें म्यूटेशन और आनुवांशिक संबंधी परिवर्तन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट है डीएनए के जीव संबंधी समस्त सूचनाएं संकलित रहती हैं। डीएनए में उपर्युक्त सूचनाओं को किसी लक्षण या कार्य विशेष के रूप में संचारित करने की क्षमता होती है। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है rstudy@10। एंड गाइस, इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट या फिर इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे चैनल पर प्रोवाइड हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं।